अस्सलाम वालेकुम। शाराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ वन एंड ओनली तलत हसन साहब। अभी हम एक शो करके आए हैं, उसमें बहुत कुछ बोला है, जाहिर है वो भी शो देखिएगा तलत साहब का, लेकिन हमने अपनी भी तो दिहाड़ी लगानी। एडिटोरियल दिहाड़ी बहुत कुछ कहने को है तलत साहब, बहुत कुछ है, मतलब माइंड इज ब्लोइंग। ठीक है, एक भंचाल है, फुल कोर्ट बैठता है, प्राइम मिनिस्टर बुलाया जाता है, फिर उसके बाद कमीशन बनता है, कमीशन के जज साहब इनकार कर देते हैं, फिर फुल कोर्ट में या जजेस कमेटी के सामने एक प्रपोजल आती है, 3 जज साहिबान वो कहते हैं कि जनाब आज को नोटिस लेना है, और मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की ख़त के अंदर जो मामला उठाए गए। ये कैसे चलेगा? आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़, ये लावा जो है, ये कैसे उबलेगा और कैसे सिमटेगा? देखिए, जब भूचाल की कैफियत हो ना तो फिर आपको कोई स्टेबल ग्राउंड तलाश करनी होती है, जाके आप भूचाल की नौयत को समझ पाएँ। बिल्डिंग से निकल के आप सड़क पे चले जाते हैं, फिर गिर देखते हैं कि खड़खड़ाने वाली कितनी है और कैसे खड़खड़ाया जा रहा है। मेरे ख्याल में मेरे लिए जो स्टेबल ग्राउंड होगा तज्जियाती तौर पर, वो मैं देखूंगा कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो ज़ाती तौर पर बतौर चीफ जस्टिस उनके सामने जो मामला हैं वो क्या हैं। मेरा मानना ये है कि आज का सुओ मोटो जो है हैरान कुन इस वजह से तो बिल्कुल नहीं है कि उसके बारे में जो डिमांड थी, जब से ख़त लिखा गया तो मुख्तलिफ लॉयर्स ने, और आपने ख़ुद भी प्रोग्राम में आके और दूसरे तजिया निगार उन्होंने भी कहा था कि अब आपको सुओ मोटो इसका ले लेना चाहिए, जो मिडिल ग्राउंड बहुत अच्छा था। लेकिन हमें हैरानी हुई कि वो नहीं हुआ। फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ कंसल्टेशन हुई, फुल कोर्ट के ज़रिए कंसल्टेशन की गई, फुल कोर्ट के बाकायदा सेशंस हुए। फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ कंसल्टेशन करने के बाद प्रेस रिलीज़ जारी की गई जिसके अंदर ये कमीशन की बात हुई, और उस प्रेस रिलीज़ के अंदर मैंने भी नोट किया, आपने भी नोट किया, दूसरे दोस्तों ने भी नोट किया कि ये बताया नहीं कि तजवीज़ आई किस तरफ से। लेकिन मेरा मानना यह है कि चूँकि प्रेस रिलीज़ सुप्रीम कोर्ट की अपनी प्रेस रिलीज़ है और चीफ जस्टिस साहब ने अपने फुल हाउस के साथ कंसल्ट करने के बाद वो प्रेस रिलीज जारी की, तो उसके पीछे फुल बैकिंग थी इंस्टीट्यूशन की। जिस इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस की ये बात करते हैं, मेरा मानना यह है कि प्रेस रिलीज के अंदर ये तासुर देने की भरपूर कोशिश की गई कि ये इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस है, लेकिन वो नाकाफ़ी साबित हुआ। तो आज जब सुओ मोटो लिया गया तो मेरे ख्याल में ये एक इन अ वे मजबूरी मुझे लगता है कि कोर्ट की बन गई थी कि अब इतनी ज़्यादा डिमांड आ चुकी है कि आपने इसके लिए कोई और रास्ता भी खोलना है। मुझे नहीं पता उसकी कानूनी पोजीशन क्या है, लेकिन मेरी तवक्को तो ये होती कि वो इंक्वायरी भी होती रहती, वो इंतज़ामी इंक्वायरी है और ये अदालती कार्रवाई भी चलती रहती। अगर आपको याद हो जस्टिस शरीफ के केस का वाक़ था, उसमें भी एक जुडिशल साइड पे भी चल रहा था और ज़फ़र हिजाज़ी की वो जो इल्ज़ामात है वो दूसरी तरफ पैरेलल इंक्वायरी। मेरा यही ख्याल था कि यही होगा, लेकिन बीच में फिर तसद्दुक़ जिलानी साहब को एकदम ख्याल आया कि उन्होंने TORs नहीं पढ़े। हालांकि जो पहले मीडिया की स्टोरीज मैंने पढ़ी थी उसके अंदर उन्होंने TORs पढ़े हुए थे। वो TORs नहीं पढ़े थे या बेटे का खत नहीं पढ़ा था? हाँ, वो जो 300 लोगों ने खत लिख दिया, और वो भी मैं उनका जो प्रोफाइल डेवलप कर रहा हूँ, बड़ा ज़बरदस्त प्रोफाइल है उन 300 लोगों का, ये जानते हुए कि पाकिस्तान के जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो कि 2,40,000 के करीब है, उसमें से 300 लोगों ने लिखे जिसके अंदर से 60% लोग PTI से मुंसलिक है। बाल एक अलग बहस है, तो उनकी जो भी मजबूरी थी। तो अब चूंकि वो कमीशन से हट गया तो मुझे लगता है तो वो तो बिल्कुल अब कोल्ड स्टोरेज में चला गया, नलिफाई हो गया। राइट। तो अब अगर वो नलिफाई हो गया है तो एक ही फोरम बचा है, उस फोरम के ऊपर फिर जस्टिस काजी फायज़ ईसा की ज़ात के ऊपर आज PTI ने बड़े एतराज़ात किए। उन्होंने कहा जिनको रिक्यूज़ कर लेना चाहिए। इन्होंने तो अपना माइंड पहले से डिक्लेयर कर दिया। जो माइंड डिक्लेयर करने की बात कर रहे हैं वो फुल कोर्ट का माइंड था, काजी साहब का माइंड नहीं। एग्जीक्यूटिव साइड पे, एग्जीक्यूटिव साइड के ऊपर, जुडिशियल साइड पे तो था ही कुछ नहीं। तो ये भी हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव साइड पे एक मामले को हल करने की कोशिश की गई और कि हाँ चीज़ें जो हैं कैसे प्रोसीड कर सकती हैं, नहीं हुआ है तो आप उसकी जुडिशियल साइड देखें। लेकिन उन्होंने इंतजामी तौर पर तो काम किया ही नहीं। तो मेरा मानना यह था कि अगर वो कमीशन काम करता रहता, अपनी इंक्वायरी करता रहता, तो सुओ मोटो के पास तो बड़ी पावर्स है ना आपके पास, तो उनकी जो तहकीकात हैं वो आप सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बनाते। बहरहाल ऐसे नहीं हुआ, तो एक प्लेटफॉर्म तो, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट के पास तो हैं कि वो कोई भी इंक्वायरी, कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना सकती है, कानून उसको लेकिन उनको मानेगा चैलेंज होगा, लेकिन उनको मानेगा कोई। देखिए ना मेरी बात सुने, उस इंक्वायरी कमीशन को ऑडियो लीक्स की तरह रोकने के लिए जुडिशियल ऑर्डर जरूर देना चाहिए। लेकिन उसने चूंकि काम ही नहीं किया, देखिए उसने जो काम ही नहीं किया, वो जो स्टार्ट ही नहीं हुआ, स्टिल बॉर्न हो गया ना, वो स्टिल बॉर्न हो गया। अब दूसरा मामला ये कि अब जज साहब ने चूंकि ये कर दिया और आपने चूंकि खुद आप ये कवर करते हैं और हमने आपकी रिपोर्टिंग से भी देखा, टीवी पे खुद भी स्क्रीन्स पे देखा, पढ़ा भी कि जज साहब का ख्याल है कि अहम केसेस के अंदर सुओ मोटो की प्रोसीडिंग्स को हमें लाइव करना चाहिए। लाइव उन्होंने किया भी, अब ये होंगी लाइव। जब लाइव होंगी तो मुझे ये तो पता है कि 7 जज साहबान ऊपर बैठे हुए हैं, तो और उनके ऊपर जो एतराज़ात करने वाले हैं PTI वाले, उसको भी हम डिस्कस बाद में कर लेंगे। लेकिन उसके सामने जो पोडियम है, उस पोडियम पे कौन खड़ा होगा?
मेरे ख्याल में यहाँ पर व्यूअर्स को आपकी एक्सपर्टीज की ज़रूरत है कि आपके ख्याल में पोडियम पे क्या हो रहा होगा। देखें, सो मोटो नोटिस होता है ना, ठीक, अमूमी तौर पे वो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के हवाले से होता है। एग्जीक्यूटिव अगर काम नहीं करे, या इसका ये होता है कि लॉ इन मोशन लाया जाए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट खुद तो ट्रायल कोर्ट नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी किसी एक इदारे को या उसको, और फेडरल गवर्नमेंट जो है वही सामने कटहरे में है, तो उसको रिप्रेजेंट कौन करता है? अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान करते हैं। ये तो एक साइड हो गई। ठीक, लेकिन हमने ये देखा है कि जब आप आज खुद नोटिस में करते हैं तो वो शिकायत कुनिंदा कौन है यहाँ पे? कौन है और शिकायत? वो 6 जज साहब, जय सर, क्या वो भी रिस्पोंडेंट्स के अंदर होंगे? क्या उनको होना या चाहिए? नहीं, क्या चाहिए? होना चाहिए? रिवायत क्या है? देखें, जो कंप्लेनेंट है वो होता है ना। जो कंप्लेनेंट तो होता है, मतलब अगर मैंने दरखास्त दी थी उसको नोटिस के लिए, जो सहाफ़ियों को हरासा किया जा रहा था, तो मैं वहाँ पे खड़ा होता हूँ, और जिन पे वो था वहाँ पे वो होते हैं, और अदालत उसका फैसला। लेकिन अगर एक केवियट इसमें ऐड कर दें तो सिर्फ बहस को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो जज साहबान ये कह सकते हैं जी हम कंप्लेनेंट नहीं हैं, हमने तो सुओ मोटो का कहा ही नहीं। तो अगर गवर्नमेंट ने दरखास्त दे दी कि जिनको रिस्पोंडेंट बनाए, तो आप तो वो कहेंगे कि जी जज को हम कैसे रिस्पोंडेंट बना अच्छा, अगर वो रिस्पोंडेंट बन जाते हैं, यानी 6 जज साहबान हो गए, अटॉर्नी जनरल साहब हो गए, फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर भी आ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि रजिस्ट्रार भी हो। फेडरल गवर्नमेंट मींस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, अगर वो हो गया तो 6 जज साहबान भी मुमकिन तौर पर, 6 जज साहबान ने जो लेटर लिखा है ना कयूम, उनके अंदर जिन जिन लोगों के दस्तखत हैं 6 जज साहबान के साथ, और जिन जिन लोगों के नाम हैं, यानी उन जज साहबान ने ये भी कहा है कि जी मेरे रिश्तेदार, मेरे ख़ानदान, मेरे दोस्त, इन तमाम लोगों को मुख्तलिफ इंसिडेंट्स के अंदर इनके ज़रिए हमें थ्रेट्स पहुंचाई गई हैं। तो ज़ाहिर है वो ख़ानदान भी उसके अंदर आएगा, फैमिली मेम्बरान भी आएंगे, और दोस्त यार भी आएंगे, उसकी फहरिस्त भी मुरतब। अगर जज नहीं होंगे तो फिर वो तो बनेंगे, वो तो बनेंगे, वो कह रहे हैं कि इन्होंने काम किया। उसके बाद फिर 2 सेक्टर कमांडर्स के नाम है, डीजी आईएसआई का नाम नहीं है, ओहदे हैं उनके। फिर इसी लेटर के अंदर जो मेरे ख्याल में सबसे अहम नुकता है, और फिर एक क्लेम है कि भाई को मारा, शौक गए, और उन लोगों ने कहा कि हमारा ताल्लुक आई से, दावा किया कि हमारा आईएसआई। तो वो बहनोई तो आवे ही आवे ना, वो बहनोई तो आवे ही आवे, क्योंकि उनको बुनियाद बना के किया गया। हालांकि खुद बराह रास्त कंप्लेनेंट नहीं है, लेकिन उनको बनाया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात जो मुझे लगती है, जो हम अमूमन भूल जाते हैं, कि ख़त के अंदर जो इंसिडेंट्स कोट किए गए हैं उनका उसको जोड़ा गया है जस्टिस सिद्दीकी के केस के साथ। Exactly. और ख़त के अंदर ये कहा गया है कि मोहतरम जज साहबान सुप्रीम कोर्ट के काबिल एहतराम, आपने जो उनको रिलीफ फराहम की है वो नामुकम्मल रिलीफ है। उनको रिलीफ तब मुकम्मल फराहम होती है कि जब उनके टॉर्मेंटर्स जो थे उनको भी आप कटहरे में खड़े करें, तो और उनके अबेटर्स जो थे, अब उसके अंदर तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फैसला किया था, तो अबेटर्स में फिर ज़ाहिर वो भी आएंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले को फिर आपने प्राइम मिनिस्टर को भेजते हैं इंप्लीमेंट करने के लिए। एग्जैक्टली। तो प्राइम मिनिस्टर के पास गया, जो एग्जीक्यूटिव ने इंप्लीमेंट करना है, और उसमें एग्जीक्यूटिंग कोर्ट्स हाई कोर्ट्स होती हैं, तो उसमें फिर प्राइम मिनिस्टर भी आ गया, सदर भी आ गए। तो अगर आप जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के केस को भी लाएंगे जो कि खत के अंदर लिखा हुआ, तो ये फहरिस्त भी बनेगी। जल फैज का भी बीच में नाम लिखा हुआ है उन्होंने, तो वो भी होगा। तो ये बड़ी फहरिस्त बन जाएगी। तो पोडियम टू मी वो बहुत एक हॉट स्पॉट है। यस, हॉट स्पॉट। और फिर आप देखिए, इन जज साहबान ने ये भी कहा कि उमर अता बंदियाल साहब को हमने, हाँ, जिनको बताया, चीफ जस्टिस जिनको हमने बताया, ठीक है। तो एक वो भी है, और मुझे याद पड़ता है कि उमर अता बंदियाल साहब ने एक केस के अंदर कहा था, हमने रब्ता किया तो मामला हल हो गया था। जी बिल्कुल, वो बीच में उन्होंने साइट किया हुआ है कि अच्छा, ये भी बीच में आ जाए कि अतर मनीला साहब का भी जिक्र होना चाहिए, क्योंकि हम सिद्दीकी साहब के केस का जिक्र कर रहे हैं। तो सिद्दीकी साहब ने ये भी बताया था कि मैंने अपने तमाम मोतबर जज साहबान जो हैं, अपने चीफ जस्टिस समेत, उनको बावर करवा दिया था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो अतर मनीला साहब उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर थे, सीनियर मोस्ट जज थे, और उसके बेनिफिशियरी थे। और जब सिद्दीकी साहब को हटाया गया तो ये बन गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो ये भी विटनेस के अंदर होंगे, लेकिन वो तो बेंच का हिस्सा है। हाँ, लेकिन उसमें देखें एक और बात है, मतलब आप ये तो चीज़ चले, मैं कहता हूँ कि उनका इस ताल्लुक, ये एक नई पॉज ऑफ एक्शन है, हम नहीं करते हैं, तो ये तो वो फिर बाद में देखेंगे ना कि कब किस जज पे कौन सा किस तरह एतराज़ आएगा। काजी भाई साहब पे भी आएगा कि जी आपने तो फैज़ाबाद धरना दिया था। लेकिन क्या अदालती फैसलों की बुनियाद के ऊपर आप उनको कटहरे में खड़ा कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि ये हमारा जूरिस्प्रूडेंस है कि वो ऐसा नहीं कहता। इवन अभी जो है कुछ अदालती फैसले देने की बुनियाद के ऊपर जजेस के खिलाफ रेफरेंस आया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो उन्होंने वहाँ पे कहा कि फैसले की बुनियाद पे हम नहीं कर सकते भाई, किसी उसका तरीकाकार है, आपके पास अपील है, रेमेडी मौजूद है। तो मैंने ये देखा था कि हमने देखा पनामा बेंच, ठीक है, उसने एक जीआईटी बना दी थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का अगर मामला है
तो अब वो कौन करेगा? इन्वेस्टिगेशन की एक्सपर्टीज किसके पास होती है? हमारे कानून के अंदर कौन से इदारे हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? अच्छा, उनको भी हम रखेंगे या नहीं रखेंगे? अगर रखेंगे तो फिर नए सवाल पैदा होंगे। तो क्या ही बेहतर हो कि जिस तरह से जीआईटी की मॉनिटरिंग के लिए एक 3 रुकनी बेंच बनाया था, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जो है, जैसे सत्तर मिनल्ला साहब की सरबराही में 3 जजों पर मुश्तमिल जो है वो एक कमीशन बना दे और वो कोई रिपोर्ट दे दे। लेकिन वो कमीशन तो खुद तो इंक्वायरी नहीं करेगा, उसको आगे इंतजामी तौर पर सपोर्ट करने के लिए एक और मेमो कमीशन जैसे था, मेमो कमीशन आप बना सकते हैं। लेकिन ये भी जहन में रखिएगा कि जज साहबान के जो 6 जज साहबान का लेटर है उसके अंदर कहीं सुओ मोटो का जिक्र नहीं, विच टू मी इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि कोर्ट जो है उसके अंदर 3 चीज़ों का जिक्र है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जिक्र है, उसके अंदर अपने चीफ जस्टिस ने जिस तरीके से अदालत चलाई उसके ऊपर एतराज़ात हैं, तो जो हमारा ख्याल था कि उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक केस की बुनियाद बनाई जा रही है, और एक जुडिशल कन्वेंशन का जिक्र, सुओ मोटो का जिक्र नहीं है। लेकिन अब ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला बन गया ना, बन गया, लेकिन वो जज साहबान क्योंकि अदलिया के ऊपर एतमाद सवाल को खड़े हो गए। लेकिन वो लेकिन जज हम ये साहबान ये देख रहे हैं कहेंगे कि इस सब के बावजूद उसी हाई कोर्ट के जज साहबान एक पर्टिकुलर सियासी जमात जो कि अपने आप को फ्रीक बनाना चाहती है, यानी पीटीआई, उसके अभी आज ये एक फैसला है। पर इस पीटीआई रियली अ फ्रीक है नहीं ना उसके अंदर, उनका लोकल claim स्टैंडर्ड करते हैं, लेकिन उनका लोकल स्टैंडर्ड है नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। कोई लेटर लिखा 6 जज साहबान ने, उन्हें जुडिशरी की बात की, अंदरूनी बात की, उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव का जो कोई मेंशन किया था वो इंक्वायरी कमीशन में चला गया, वो मामला आगे नहीं चला तो उन्होंने सुओ मोटो ले लिया। तो पीटीआई का लोकल स्टैंडर्ड मुझे समझ नहीं आता। एग्जैक्टली दो ये मामला बनता है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के दरमियान बनता है ना, फिर मतलब क्योंकि कुल्ली एग्जीक्यूटिव तौर दायरे में है और जुडिशरी जो है वो उसके अंदर है। लेकिन क्या इन जज साहबान को बसद एहतराम ये जिन केसेस के ऊपर ये बैठे हुए जिनका ताल्लुक पीटीआई के साथ है उनको सुनना चाहिए? वो आप एक केस की अक्सर एग्जांपल देते हैं, वो क्या है? वो बड़ा मजे का केस है। वो ये था कि एक सुओ मोटो नोटिस हुआ चकवाल के अंदर जो है, वहाँ पे जो फंड्स दिए थे ना प्राइम मिनिस्टर शवाबदीदी इख्तियारात, उस हवाले से था, और वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसमें वो कटेल कर चुकी हुई है, तो वो मामला जो है सुओ मोटो नोटिस हुआ। 5 रुकनी बेंच बना, जस्टिस गुलजार थे, जस्टिस उमरता बंदयाल थे, और जस्टिस काजी फईसा थे, और एक और जज साहब थे, और तीन हो गए, हाँ, इजाजुल एहसन साहब भी थे। तो उसमें अटर्नी जनरल जो है इमरान खान साहब की हुकूमत है, ये याद रखिएगा। चीफ जस्टिस कौन है? गुलजार साहब हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। और उसमें एक चीज़ सामने आई कि जस्टिस काजी फईसा ने कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे पास भी आए हैं अटर्नी जनरल, आप ये ले लीजिए, देख लीजिएगा इसको। तो उस वक्त के अटर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब ने कहा कि जैसे आप तो कंप्लेनेंट बन गए, अब आप इस बेंच में कैसे बैठ सकते हैं? तो बहरहाल वो जो सामने तो बेंच ने फैसला क्या किया? बेंच ने फैसला ये किया कि जनाब इमरान खान साहब को तो कुछ डायरेक्शन नहीं की, लेकिन जस्टिस काजी फईसा के खिलाफ एक ऑर्डर पास किया कि आप इमरान खान से मुतल्लिक, वज़ीर-ए-आज़म मुतल्लिक कोई मुकदमा नहीं सुनेंगे। तो ये है। तो इस मयार के ऊपर तो कयूम साहब, इन 6 जज साहबान को कोई मुकदमा नहीं सुनना चाहिए जिसका ताल्लुक इमरान खान के साथ हो। इतना बायस हो गया है, मैं कहता हूँ कि वो नहीं भी दबाव में अंदर होंगे, वो नहीं भी फेवरेबल फैसले कर रहे होंगे। लेकिन अब एक पब्लिक परसेप्शन तो ये भी बनता चला जा रहा है ना कि हाँ, एक सियासी जमात ने दबाव डाला, फैसले उसके हक के अंदर आना शुरू हो गए। ना सिर्फ फैसले उसके हक में आना शुरू हो गए, बल्कि एक परसेप्शन ये भी डेवलप हो रहा है कि पहले आपने इंक्वायरी कमीशन बनाया, जब दबाव बढ़ा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी शुरू हुई, तो उसके बाद आपने सुओ मोटो ले लिया। ये भी एक परसेप्शन भी तो बन रहा है। एग्जैक्टली। तो अब इस सुओ मोटो नोटिस की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर भी तो बात होगी ना। लेकिन मेंटेनेबल तो हो गया जब आपने ले लिया। मेरा नहीं ख्याल कि मेंटेनेबिलिटी के ऊपर आप इसको नॉकआउट कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है। आपने लावा का जिक्र किया, मेरे ख्याल में लावा इज द राइट वे, और लावा जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो ग्रो करता है। और आज हम वेव्स आ रही हैं। हाँ, अब वेव्स। अच्छा, अब हमने अगली वेव जो देखी, जो मेरे लिए काफी एक वरिंग वेव है, वो ये कि इंक्वायरी कमीशन काबिल कबूल नहीं था, सुओ मोटो जब लिया तो अब वो भी काबिल कबूल नहीं है इस बेंच के साथ। अब वो कह रहे हैं इस बेंच में से सर्टेन जजेस अलहदा हो जाए और उसके बाद फुल कोर्ट लगाई जाए। तो मुझे लगता है कि ये प्रोसीडिंग्स शुरू भी होंगी, वो जिस तरफ भी जाए, जो दबाव है, वी नेवर नो कि कौन कौन से जज साहब उसके अंदर बैठना पसंद करते हैं। हमने देखा था ये भी बड़ा अहम कि भाई आया कोई जज साहब कहते हैं, मैसेज जैसे मैं जैसे ज़िया अफरीदी हैं, वो 184(3) के केसेस बैठते ही नहीं, वो कहते मैं नहीं बैठता। लेकिन अब अगर बेंच बन गया है तो अब उस बेंच के अंदर बनने के बाद वो अपना क्या जुडिशल व्यू लेते हैं, दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। आपको याद होगा जैसे ज़िया अफरीदी जो है, इन्होंने
काजी फाइजा की जो रिव्यू की दरखास्त थी वो डिसमिस कर दी जी बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि जज जो है वो लिटिगेशन के अंदर नहीं आ सकता, वो तो पाकिस्तान बार काउंसिल की दरखास्त जो है ना उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो एनीवेज आपने एक्सप्लोर करने की बात की थी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में मेरे लिए बड़ा क्रूशियल है ये देखना कि नंबर एक उस पोडियम पर कौन खड़ा होगा, इसको समराइज करने। नंबर दो, जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर मजीद हमले क्या होंगे। नंबर तीन, जो पीटीआई अपना इसके अंदर प्राय मामले के अंदर अपनी टांग अड़ाकर अपना लोकल स्टैंड एस्टैब्लिश करना चाह रही है, वो क्या होगा, हुकूमत वक्त का रिस्पांस क्या होगा। बट टू मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रियली इन ऑल ऑफ दिस इज हु विल बी स्टैंडिंग ऑन द पोडियम। बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर जजों के रिश्तेदार भी हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज जिनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है उनके अफसरान भी हैं, तो और वो लोग भी हैं जिन्होंने काजी फाइज ईसा के साथ रेफरेंस भेजा, और वो लोग भी हैं जिसने शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ ये हाथ किया। तो फहरिस्त बड़ी तवील है मेरे दोस्त। कमिंग रहता ज़्यादा नहीं फैल गया। मुझे पता क्या सबसे ज़्यादा वो मसला है यार, ये सुबह सुबह केस शुरू हो जाना है। सुबह सुबह उठना पड़ेगा जाके, और फिर वो जो दौड़ लगती है ना, ओए होए होए, वो दैट इज किलिंग। ये शुक्र है कि अल्लाह करे कि ये लाइव दिखाया। बिल्कुल वैसे आपके व्यूअर्स को ये भी बताना चाहिए कि वो हमने वो दिन भी देखे हुए हैं जहाँ पे सबसे जिसको कहते हैं रुखी जो बीट होती थी ना, वो कोर्ट्स की बीट होती थी। ओह, मैं जब जानी शुरू किया रुखी बीट होती थी जिसके अंदर कुछ नहीं होता था। कभी कभार जब वो खूशू हो जाता था तब मामला चलते होते थे, एक आध केस। अब तो आप सबसे आगे हैं जी। नहीं, ये भी तो फिर क्रेडिट देना कि AQS लाइव वो पहला शो था जिसने जुडिशियल पॉलिटिक्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के ऊपर स्ट्रीट शो शुरू किया। फर्स्ट एंड ओनली ये क्रेडिट गोज टू यू, जब कोई नहीं कर रहा था तो वो टुक टुक जो है वो आज एक सदा बनी हुई। तो फिर अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए ख्याल रखा करें, कभी कभी पूरी भी हो जाती है। देखते हैं जी, अब मामला सब जुडिस हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो नोटिस ले लिया। अब किन जज साहिबान पे इतराज़ आते हैं, कौन जज साहब बैठेंगे और सुनेंगे, कौन रिस्पोंडेंट होगा, कौन जवाब गुजार होगा, कौन दावेदार होगा, हुकूमत का क्या मौक़िफ़ होगा, किस किस्म के एतराज़ात आएंगे, और फिर कौन कौन विटनेस बॉक्स के अंदर खड़ा होगा। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।